हेलो एवरीवन, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। जो एनटीए का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है बच्चे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि ये सारे फैक्टर्स ये बताते हैं कि डिमांड के ऊपर इन सब का प्रभाव पड़ता है। और जो हमने बच्चों लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो हमने ये पढ़ा था कि देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घट जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये हमें क्या दिखा रहा है बच्चे, ये हमें दिखा रहा है डायरेक्शन। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। बट अगर प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, या प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हुई, यानी कि जो हाउ मच का आंसर है वो हमें क्या कौन देता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में कुछ प्रतिशत के परिवर्तन की वजह से डिमांड में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, इसको वैसे बेसिकली बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा अगर हम खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देखें तो हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरियस डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वेरियस डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये है बच्चे कि जो ये हमने लास्ट में पढ़े थे ना, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि इन सब की वजह से डिमांड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, जब हम इस चीज़ से इसको इस फॉर्मूले से पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। और इसके आगे किसका साइन होता है, माइनस का। यहाँ पर भी किसका साइन होगा, माइनस का। माइनस का साइन इसीलिए होता है बिकॉज क्वांटिटी और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप बताता है, लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है या इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। अब हम बच्चे इसके जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एनटीए का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वो किस तरीके के आते हैं और उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में मैच करना था हमें, यानी कि एनटीए ने क्या दे रखा था हमें, एक तरफ डिमांड फंक्शन, एक तरफ फंक्शन दे रखा था और दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन दे रखा था। यानी कि हमें ये सोल्व करके ये बताना था कि कौन सा पार्ट किससे मैच कर रहा है या इस पार्ट का आंसर यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन करना था और प्लस हम इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करना था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। यानी कि इस पोर्शन का हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यही क्वेश्चन करना। देखो बच्चे, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा वो क्या है, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, वैसे तो चेंज इन क्यू को कैसे सोल्व करते हैं अगर हम बताएं तो न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी होती है। यानी कि न्यू क्वांटिटी को हम Q1 से डिनोट करें और ओल्ड को Q से। और प्राइस चेंज इन P कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। बट इस वाले पोर्शन को सोल्व करने का एक और तरीका है कि हमें जो भी फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर ये वाला फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x।
अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, है ना, अगर हम इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमारा कौन सा पोर्शन सोल्व हो जाएगा, हमारे फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन सोल्व हो जाएगा, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। तो हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को ही सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। बच्चे इसको ऐसे समझो, यानी कि हम y का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका मतलब जहाँ पर भी x है वो उस वेरिएबल की वजह से जो उसके आसपास वेरिएबल है वही उन्हीं की वैल्यू को कंसीडर करा जाएगा, बाकी सबको कांस्टेंट कंसीडर करा जाएगा या बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये डिफ्रेंसिएशन का रूल है बच्चे। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू x, अब अगर हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा भाई। देखो अगर हम कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x ही है, x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना तो डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है कि हम पावर को आगे ले आते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। देखो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स हम 1 को क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे और 1 को ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, पावर क्या आई, 0 आ गई। तो जहाँ पर भी किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है ना, उसको हम डिफरेंशिएशन में, ये रूल है, उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे तो x की वैल्यू तो क्या सोल्व कर ली हमने, 1। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, बीटा 2। यानी कि जब हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करा तो आंसर क्या आ गया बच्चे, बीटा 2। यानी कि जो ये पोर्शन था इसको सोल्व करने से हमारा क्या आंसर आया, बीटा 2 आंसर आया। अब बच्चे यहाँ पे देखो प्राइस नहीं दे रखा हमें, बट हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है, और क्वांटिटी की टर्म्स में हमें क्वांटिटी भी नहीं दे रखी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो p की फॉर्म में नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है। तो हम y ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम p यूज़ नहीं करेंगे। और जो हमारी क्वांटिटी है वो किसकी फॉर्म में है, वो x की फॉर्म में चल रही है, तो हम उसको x ही यूज़ करेंगे, q यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये वैल्यूज चेंज होंगी। तो यहाँ पर बच्चे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, p की जगह क्या आया है हमारा y, और q की जगह हमारी क्या क्या वैल्यू दे रखी है, x। यानी कि ये क्या दे रखा है हमें, y अपॉन x दे रखा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका भी, अगर इसको प्रॉपर सोल्व करें, अगर हम y का भी डिफरेंशिएशन ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इक्वल टू मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। देखो यहाँ पर देखो जो y है वो क्या है, इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, और जो हमारा p है, p का काम कौन कर रहा है, x करेगा। देखो इसको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। देखो हम जब डिमांड फंक्शन कर रहे थे तो डिमांड के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाल रहा था, p, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब इस इक्वेशन में देखो वहाँ पर डिमांड दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो इस y को हम क्या कर रहे हैं, ये किसकी तरह काम कर रहा है, डिमांड की तरह काम कर रहा है ना। यानी कि ये एक तरीके से y बच्चे किसकी तरह काम कर रहा है, क्यू की तरह काम कर रहा है, जो इस फॉर्मूले में हमारा क्यू है। और जो हमारा x है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो p की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन वैल्यूज पे ही डिपेंड कर रहा है, और x ही क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो जैसे यहाँ पर p था, यहाँ पर p वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, x। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, देखो p बाय q है ना, तो p की जगह तो मैंने क्या बताया आपको, x, और q की जगह क्या है हमारा, y है। तो ये क्या हो गया हमारा, बीटा 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। यानी कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो किससे मैच हो रही है, थर्ड वन से। आई थिंक समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, log y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स। देखो हमारा जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चे, तो डिफ्रेंशिएशन में जब भी हम log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है। देखो यहाँ पर y है तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, इक्वल टू में क्या है, देखो इक्वल टू में
बिल्कुल सेम वही वाली बात है, बीटा 1 प्लस बीटा 2x मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया था और हमारा आंसर क्या आया था इस वाले पोर्शन को सोल्व करके, ओनली बीटा 2। तो हम बीटा 2 एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमें p अपॉन क्यू की वैल्यू सोल्व करके हमने क्या बना ली थी, x अपॉन y बना ली थी। अब इस क्वेश्चन को जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, बीटा 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। देखो अब यहाँ पर ये डिवाइड में, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y से y क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, बीटा 2x। यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log x। अब देखो ये तो बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाले पार्ट की तरह, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इक्वल टू। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करें, इस वाले पोर्शन में पहले वाले पोर्शन की बजाय एक चीज ऐड हुई है, लोग। तो लोगों का मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया था कि लोग x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन x। तो इस वाले पोर्शन को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आया बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सोल्व नहीं हुई हैं चीजें, अभी खत्म नहीं हुआ, ये हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन करा है। उसके बाद वही बात है कि हमें p बाई क्यू भी चाहिए। p की जगह हमारा कौन काम कर रहा है, x, और q की जगह हमारा इस इक्वेशन में क्या है, y। तो हम वही चीज पुट कर देंगे, क्या पुट हो जाएगा, x अपॉन y। तो x से x कैंसल आउट, आंसर क्या आया बच्चे, बीटा 2 अपॉन y, या बीटा 2 1 अपॉन y। ये क्या हो गया, अपना आंसर आ गया। यानी कि जो आपका थर्ड है y इज इक्वल टू बीटा 2 log x, ये किससे मैच हो रहा है, इस वाले से। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है जो हमारा फोर्थ वन है। फोर्थ वन देखो बच्चे, log y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log x, यानी कि log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चलेगा अपना, इक्वल टू बीटा 1 log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी अभी करना सिखाया, क्या होगा, बीटा 2 एज इट इज रह जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन x हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बता ही रखा है कि p बाई क्यू की जगह वैल्यू पुट होगी, क्या कौन सी वैल्यू पुट होगी, x अपॉन y की वैल्यू। x से x क्या हो जाएगा अपना, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आंसर आया, और हाँ एक और बात बच्चे, जो यहाँ पे 1 अपॉन y है वो भी तो इधर जाएगा ना, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, देखो बीटा 2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन y यहाँ पर बचा हुआ है। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा तो y से y कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बीटा 2। यानी कि जो आपका फोर्थ पार्ट है वो किससे मैच हो रहा है, इस सेकंड वन से मैच हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एनटीए में आते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरी बात ये है कि आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी लगेंगे आपके चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।